नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करूंगा देश की राजनीति के ऊंट की। साल के शुरुआत में मैंने कहा था ये राजनीति का जो ऊंट है ये बहुत करवट बदलने वाला है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 2024 के चुनाव। अब चुनाव को लेकर तैयारियां दोनों खेमों की तरफ से जोरदार तरीके से जारी हैं। एनडीए की जाहिर सी बात है अगुवाई बीजेपी कर रही है, पुट बीजेपी का ही है, बाकी तो साइड एक्टर्स हैं, छोटे मोटे दल हैं। और उधर पहली बार ऐसा हो रहा है 9 साल की राजनीति में, यानी कि 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो एनडीए के खिलाफ विपक्ष कोई प्री पोल अलायंस नहीं बना पाया था। चुनाव पूर्व गठबंधन ने शक्ल अख्तियार नहीं की थी। इस बार वो शक्ल तो अख्तियार कर रहा है, लेकिन अभी पूरा खांचा क्या बनेगा वो सामने नहीं आया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की यानी कि I.N.D.I.A की बैठक होने वाली है। संयोजक कौन होगा, अगुवाई कौन करेगा, यानी कि अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कोई चेहरा पेश किया जाएगा, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका खाका खिंचना अभी बाकी है। समन्वय समिति ही अभी तक तो सामने नहीं आई, जिसकी घोषणा की गई थी बेंगलुरु की बैठक में। और मुद्दे क्या होंगे, मुद्दों की भरमार है, लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगा विपक्ष, कोई वैकल्पिक एक राह भी दिखाएगा विकास की, ये अपने आप में अहम सवाल है। इन पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आज चर्चा में कुछ चरणबद्ध तरीकों से कुछ खास बिंदुओं पहलुओं पर करूंगा जो 2024 के चुनाव के नतीजे तय करने वाले हैं। अब आप जानते हैं बीजेपी पिछली दफा 303 सीटों पर जीत उसने हासिल की थी। 2014 में 282, 2019 में 303। इस बार भी ताल ठोकी जा रही है बीजेपी की तरफ से कि 300 पार। अब की बार भी सत्ता की हैट्रिक लगाएंगे क्या नरेंद्र मोदी? और ये सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, एनडीए की बात नहीं कर रहा। तो यहां पर खास बात क्या उभर कर सामने आती है अगर हम पुराने आंकड़ों को खंगालें। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई 161 सीटों पर हुई। कुछ आंकड़े ऐसा भी कहते हैं कि 192 था, हम 161 का आंकड़ा ले रहे हैं। हालांकि जो स्ट्राइक रेट है, विन परसेंटेज है, दोनों में बराबर है। इन 161 में से 147 बीजेपी जीत गई थी और 9 कांग्रेस, 5 अन्य के खाते में चली गई थी। 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो गया था। स्ट्राइक रेट 91% और 192 में से 178 का भी एक आंकड़ा है, स्ट्राइक रेट वही 91-92% आता है। बीजेपी की क्षेत्रीय दलों से जो टक्कर हुई 2019 में, तब चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं था, 198 सीटों पर हुई। इसमें बीजेपी 116 पर जीती और अन्य के खाते में 76 गई, 59%। यानी कि 91 से गिरकर बीजेपी का ग्राफ 59%, लेकिन यह भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, 60%, 59%। आप सीट जीत गए, यू होम एंड ड्राई। और जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय या 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर था, 93 ऐसी सीटें थी। इनमें बीजेपी के खाते में 40 सीटें आई और अन्य के खाते में 41 सीटें और कांग्रेस 12। अब यहां पर यह चुनाव पूर्व गठबंधन जो इंडिया बना रहा है और लगातार नीतीश कुमार ताल ठोक रहे हैं कि 450-475 सीटों पर विपक्ष एक साझा उम्मीदवार खड़ा करेगा, तो जो ये आंकड़े हैं क्या ये परेशानी का सबब बन सकते हैं बीजेपी के लिए, या जो चीजें कागजों में अच्छी लगती हैं वो जमीन पर बाज दफा उतरती भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश का 2019 का लोकसभा चुनाव इस बात का मतलब झलक साफ देता दिखाई दिया था। बीएसपी समाजवादी पार्टी सामने तो आ गई थी, साथ आ गई थी,
लेकिन कुल मिलाकर पल्ले हाथ 15 सीटें लगी, 62 सीटें बीजेपी जीत गई थी। अब दूसरा अहम पहलू, कुछ राज्य हैं जो 2024 के अंतिम नतीजों को तय करने वाले हैं। 4 राज्यों पर आज हम निगाह डालेंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहां 158 सीटें आती हैं, 42 पश्चिम बंगाल, 40 बिहार, 48 महाराष्ट्र और 28 कर्नाटक। 124 एनडीए ने जीती थी, 124। मैं एनडीए शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? बिहार में 40 में से 39 सीटें जीत गई बीजेपी पर, तब जेडीयू एलजेपी के साथ गठबंधन था, तो बीजेपी की 17, जेडीयू की 16, एलजेपी की 6 सीटें आई थी। कांग्रेस के हाथ 1 सीट लगी थी। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन था और उस गठबंधन के चलते 48 में से 42 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई थी। लेकिन अब वो गठबंधन नहीं है। 23 बीजेपी की थी, 18 शिवसेना की। अब यहां गठबंधन अजीबोगरीब हो गया है। एनसीपी 2 फाड़, शिवसेना 2 फाड़। और कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जो जीती बीजेपी ने, कर्नाटक में चुनावी हार के बाद, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, क्या उनका ट्रैक्शन लोकसभा के लिए अभी भी बना हुआ है? और इसमें आ जाती है मुद्दों की भरमार। तश्तरी सजी हुई है विपक्ष के सामने। 9.5 साल सरकार को होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नाराजगी आती है, सवाल उठते हैं। और 2013 के ही, दिलचस्प बात क्या है, 2013 में जिन मुद्दों को जोर शोर से बीजेपी सरकार ने उठाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, अच्छे दिन आएंगे, ये कहा जाना। आज हम, और ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके सामने पेश कर रहा हूं, सी वोटर ने 20 अगस्त को हमारे लिए एक सर्वे किया था। हम लगातार नब्ज टटोलते रहते हैं, सी वोटर ये काम करता है। छत्तीसगढ़ की बात थी, पर यह पूरे देश पर लागू हो रही है। अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए, तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखती है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या? बेरोजगारी 30%, महंगाई 26%, कमाई, ये भी अपने आप जुड़ जाता है कि वो गाना था ना पीपली लाइव का, महंगाई डायन खायत जात है। उससे पहले की लाइन थी, सैया तो खूब ही कमात है। कमाई हो तो महंगाई फिर भी आदमी झेल लेता है। यहां महंगाई की बीमार है और कमाई भी कम हो गई है। कोविड के बाद कोई 50,000 का मुलाजिम था, तनख्वाह मिलती थी, 30,000 में करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक कड़वी हकीकत है कॉरपोरेट वर्ल्ड की, प्राइवेट सेक्टर की। और भ्रष्टाचार 8%। पर इसमें एक और तस्वीर है, और वो तस्वीर ये कि इतने लोग बेरोजगारी, महंगाई, कमाई, भ्रष्टाचार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही हमने पूछा कि प्रधानमंत्री की पसंद कौन, तो नरेंद्र मोदी 62%, राहुल गांधी 20%, फिर केजरीवाल का नंबर आता है 6% और योगी आदित्यनाथ 3%। और डायरेक्ट चुनने की बात आ जाए, जो बीजेपी बनाना चाहेगी 2024 के चुनाव को, और वो सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी के सामने कौन। डायरेक्ट फाइट में नरेंद्र मोदी 71% की पहली पसंद और राहुल गांधी सिर्फ 24% की। तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? इसी पर आज का सीधा सवाल, और हमारा सीधा सवाल क्या है? सीधा सवाल बहुत टाइम लगा देता है हमारा पीसीआर सवाल दिखाने में। 24 की तैयारी, कौन किस पर भारी, और मुद्दों की भरमार, मोदी लगाएंगे बेड़ा पार। चर्चा में मेरे साथ सी वोटर का मैं जिक्र कर रहा था, उनके सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख दुनिया भर घूमते रहते हैं। आज पकड़कर घेर कर स्टूडियो में हमने इन्हें बिठा दिया है, खूंटे के आज बांध दिया है। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं। संजय कुमार एक और देश के
सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो 24 की लड़ाई चुनाव पूर्व गठबंधन का शक्ल अख्तियार करना 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 की लड़ाई को क्या स्वरूप देता दिखता है यशवंत? एक बड़ा अपने पुराने सहयोगी उन्होंने कल एक वार्तालाप में मुझे कहा कि जो अभी हमारा नया एमओटीएन आया है कि दोनों में आंकड़ों में बड़ा 42 और 41%, 2% का केवल गैप दिख रहा है। इंडिया कांटे की टक्कर, एनडीए और इंडिया। अब देखने में तो सही बात है, ऐसा लग रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। वो जो मामला है वो ऐसा है कि जो इंडिया टुडे वाला हमारा सर्वे है उसमें हमने जब सारे राज्यों का आकलन किया तो मसलन तमिलनाडु में डीएमके अलायंस या इंडिया अलायंस जिसे हम कहें वो 53% वोट के साथ में आगे चल रहा है, जो कि 20% आगे है एनडीए से। लेकिन अगर आप देखें गुजरात तो पता लग रहा है एनडीए का वोट शेयर वहां 60% टच कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश में एनडीए 50% टच कर रहा है। तो ये जो ओवरऑल में देखने में मुकाबला कांटे का लग रहा है, जिसमें विपक्ष के इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस थोड़ा बोलना इसलिए अटपटा लगता है, मुझे नाम में कोई दिक्कत नहीं संदीप, लेकिन क्या है, इंडिया के फुल फॉर्म में अंत में अलायंस है, तो इंडिया अलायंस बोलने पे वो चाय टी लैटे वाला थोड़ा सा विजय जी भाव आता है। तो मैं केवल इंडिया अलायंस बोलूँ या विपक्ष के गठजोड़ को जितने वोट मिल रहे हैं ओवरऑल, वो दरअसल देखने में भले ही लड़ाई क्लोज होने का आभास आपको दे रहे हों, लेकिन उसमें विरोधाभासी मतदाताओं को अलग करने, विरोधाभास से मतलब क्या है, मसलन पश्चिम बंगाल में उसी सर्वे के हमारे आंकड़े में है 42% टीएमसी हैं, करीब 15% कांग्रेस लेफ्ट अलायंस। इन दोनों को मिला दें तो वो मिलता है आकलन 57% का। 57% वर्सेस करीबन 39% एनडीए। लगेगा मुकाबला एक तरफा है, लेकिन वो लोग एक दूसरे के खिलाफ भी तो लड़ रहे हैं। हम उस वोट को एक साथ जोड़ के हम उसका क्या करें, जबकि तो उनका वही जो आपने कहा डेविल लाइज इन द डिटेल। अभी देखना ये होगा कि जो ये इंडिया गठबंधन है या इंडिया अलायंस जो आप कह रहे हैं, ये क्या जो एक ख्वाब देख रहे हैं अभी फिलहाल नीतीश कुमार की 450-475 सीटों पर एक साझा उम्मीदवार बीजेपी एनडीए के खिलाफ, वो खड़ा कर पाते हैं या नहीं? संदीप, अगर वो खड़ा भी हो जाए तो देखिए क्या हो रहा है कि मसलन जब पिछले वाले सर्वे और अभी वाले सर्वे में इंडिया अलायंस में हम देखते हैं कि यूपीए को मानिए 27-28% वोट आ रहा था और इंडिया अलायंस के जुड़ते ही वो 40% हो रहा है। तो ये कोई 13% की पॉजिटिव स्विंग नहीं है। अंतर केवल यह है कि ये 13% पहले अन्य के खाते में काउंट हो रहे थे, वो अन्य से छिटक के अब विपक्ष के गठबंधन के नाम, तो गठबंधन बढ़ा है, वोट नहीं बढ़ रहा है। आप इन दोनों में बड़ी पतली महीन लाइन है। जो अखिलेश यादव जी वोट पा रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव अभी भी उतना ही पा रहे हैं। अंतर केवल यह है कि उनके वोट को हम उठा करके इंडिया अलायंस में डाल दे रहे हैं, या कांग्रेस और लेफ्ट जो पश्चिम बंगाल में पा रहा था वो उतना ही पा रहा है, लेकिन वो जोड़ करके अब 57% लग रहा है, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। सब दफ्तरों में कैलकुलेटर लगाकर बैठे होंगे और आंकड़े अपने हिसाब से सब साधने की दिल को तसल्ली दी जा रही होगी सब जगह। मुझे कल पश्चिम बंगाल के ऊपर कई सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर कहा कि भाई साहब 57% अगर एक अलायंस को वोट मिलेंगे तो कैसे संभव है कि सामने वाले को 17 या 18 सीटें मिलें? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं मिलेंगी, बशर्ते वो 57% पाने वाले एक साथ चुनाव तो लड़े, एक दूसरे के खिलाफ न लड़े, पहली शर्त। दूसरी बात, एक साथ चुनाव लड़ने पे अभी आपने इंट्रो में बहुत अच्छा जिक्र किया उत्तर प्रदेश का देकर के। 19 के चुनाव में हमने दरअसल 2 राज्य ऐसे देखे जहां पे गठबंधन फ्लॉलेस था। दोनों राज्यों के नाम बता देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और दोनों ही जगहों पे उस फ्लॉलेस गठबंधन का केवल एक ही आउटपुट निकला कि दोनों ही स्थानों पे बीजेपी का वोट शेयर 50% क्रॉस कर गया। फायदा हो गया जेडीएस का कांग्रेस के साथ जाना कर्नाटक में फायदा। आज जो हमारा सर्वे 57% का अरिथमेटिक बता रहा है पश्चिम बंगाल का, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर कांग्रेस लेफ्ट और ममता बनर्जी
मिलकर एक साथ चुनाव लड़ जाएं, तो पश्चिम बंगाल में भी रीपोलराइजेशन होगा विपक्ष के वोटों का। क्योंकि जो 15% वोट शेयर हम कांग्रेस और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, ये मत भूलिए संदीप, वो एंटी ममता वोट भी है उसमें। ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा, अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में बीजेपी 25 सीट क्रॉस नहीं करती। हुआ क्या, मायावती जी का वोट शेयर जिसमें बड़ा हिस्सा एंटी सपा का था, उसने सपा को वोट डालने से मना कर दिया। जेडी जनता दल सेकुलर देवेगौड़ा जी का कर्नाटक में वोट जिसमें बड़ा हिस्सा एंटी कांग्रेस था, उसने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को वोट डालने से मना कर दिया। तो सवाल केवल ये 2 और 2 4 हो जाता है, अरिथमेटिक में आज दिख रहा है। इसीलिए हमारे सर्वे में हम बताते भी हैं, हम बहुत ओपनली बताते हैं कि ठीक है भाई साहब, अरिथमेटिक में आप आगे हैं, लेकिन पर अरिथमेटिक अभी ये कह रहा है कि 42-41 1% के 2% करीब, हाँ, 2%, लेकिन राज्यों में ऐसा है नहीं। एनडीए और इंडिया में नहीं, पर इसमें क्या होता है विजय, और आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में, वॉर रूम्स में सब अपना गणित ऐसा लगाने घूमने लगते हैं, उसमें मदद कर दी ना उसमें। तो अब ये चुनाव पूर्व गठबंधन, क्या यही वजह है कि बीजेपी को भी, भाई गणित उन्होंने भी फैलाया होगा ना, तो अब वो गिनवाने लगे जी एनडीए तो 38 घटकों का अलायंस है, सालों से आखिरी एनडीए की बैठक कब हुई तारीख बताने को तैयार नहीं बीजेपी का कोई नेता, पर अब ये बताया जा रहा है कि 38, तो वो भी तो गणित लगा रहे हैं ना कि राजभर आ जाएंगे तो 1.5% बढ़ गया कि 1 बढ़ गया, एलजेपी आ गए, अब वो एनसीपी और शिवसेना को 2 फाड़ करना वो ऐसे ही थोड़ा अनायास थोड़ा हो गया। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। यशवंत जी ने जो पूरा मूड ऑफ द नेशन देखा ना, वो बहुत बेहतर तरीके से उसको बात को समझा रहे हैं कि किस किस तरह से हो रहा है, और जो राज्यों का वो जिस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक साथ नहीं आ सकते, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और वो नहीं आ सकते, लेकिन और जो मैं 2 बातें इसमें समझ रहा हूँ 2019 के वोट में, कि 224 सीट्स ऐसी हैं जो 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ठीक है, तो क्या उस मार्जिन में कितनी कमी आएगी, पहली बात ये हमने क्या स्टडी किया, मतलब उससे एक समझ में आती है बात कि कितना फर्क उसमें पड़ रहा है, क्योंकि वो वोट विनिंग मार्जिन इतना ज़्यादा है बीजेपी का कि उसको कितना कम कर सकता है ये अलायंस जो पूरा बना हुआ है। पहली बात, इसमें केवल मुझे जो पेच लगता है यशवंत जी के पूरे इसमें, कि यदि 41-43% की जो बात है उसको मैथमेटिक्स पे हम अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, लेकिन जो फैंस सीटर है ना, वो फैंस सीटर इंडिया को या जो भी विपक्षी गठबंधन है उसको ताकत देता है कि हाँ ये भी लड़ने वाला है। क्योंकि कल तक तो आप पूछ रहे थे कि मोदी के खिलाफ तो कोई नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब हम फिगर रखेंगे 43 वर्सेस 41%, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सोचे कि हाँ ये लोग हैं खड़े हुए, तो इनके पास जा सकते हैं। तो क्या ये फैंस सीटर उसकी मदद करेंगे? नहीं करेंगे। तीसरी बात जो आपने दिखाया, जो हम लोग सब देख रहे हैं कि परसेंटेज विनिंग मार्जिन देखें, विनिंग परसेंटेज देखें कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का सबसे ज़्यादा विनिंग मार्जिन है 91%। ठीक है, जो सीट्स का आपने कहा 162 और 192, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। हाँ। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं उसमें उनका विनिंग मार्जिन घटकर 59% हो जाता है। तो यदि वो रीजनल पार्टीज का विनिंग मार्जिन 59% है बीजेपी का, उसमें कुछ ताकत मिल जाती है इंडिया अलायंस से उस वोट पार्टी को 1% 2%, तो वो विनिंग मार्जिन या जो बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय दल है उसमें कितना फर्क पड़ेगा? क्या वो 59% रहेगा? क्या वो 50% हो जाएगा? या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब ये एक सवाल है जिस पर हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह से कर रहा है। और यदि हम ये भी माने कि अर्थमेटिक केमिस्ट्री में नहीं बदलता, जो नॉर्मली नहीं होता, बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन अगर अर्थमेटिक केमिस्ट्री में नहीं बदलता तो फिर इस अलायंस का क्या मायने है? कोई मायने नहीं हुआ। फिर तो सब अलग अलग भी लड़ लेते, तो क्या फर्क पड़ रहा? ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। सब जगह तो 100% कोई भी चीज़ नहीं होगी, सारे वोट ट्रांसफर तो नहीं होते। वो बीएसपी एसपी हो, बीएसपी बीजेपी हो, बीएसपी कांग्रेस हो, या दूसरी पार्टीज भी हों, या कांग्रेस टीएमसी भी हों, वो पूरा नहीं हो रहा। लेकिन मान लीजिए, जैसे मैं एक शहर का उदाहरण देता हूँ, मछली शहर सीट है जहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की एंट्री जिस वजह से हुई। मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी ने वो पिछली बार सीट 181 वोटों से जीती, 181 से, और ओम प्रकाश राजभर को वहां पर मिले 15,000 वोट। ठीक है, तो यदि ओम प्रकाश राजभर, मतलब अभी तो एनडीए के साथ हैं, ऐसी कोई पार्टी कहीं और हो और वो 15,000 में से 5,000 वोट भी बीजेपी के खिलाफ
या इंडिया जो भी गठबंधन है उसके खिलाफ हो जाए, तो वो नतीजों समीकरण कैसे बदल सकते नतीजे हैं, बदल सकते हैं। ये गठबंधन इसको पर बारीक दे। वो एक करेगा। और कि जो 100 सीटें हैं जहां पर विनिंग मार्जिन कम है, वो सीटों पर भी हमें अलग से स्टडी करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये तो बहुत बारीकी से बात करते अभी तो अपने हिसाब से अपने लेकिन वो चश्मे से 100 देखी जा रही है तस्वीर। यहाँ पर रशीद किदवई, जो मैं 3 चीजें स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाह रहा था, उसकी पहली की शुरुआत करते हैं। ये 161 सीटें या 192 मान लो, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ और 91% सीटें बीजेपी जीत गई। उनमें 3 ऐसे हैं जिनमें अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर ये 65 सीटें हैं। 63 बीजेपी जीत गई। इसमें कर्नाटक को भी मैं जोड़ देता हूं, जहां पर 28 में से 25 जीत गई थी, यानी कि 93 सीटें तो जीत गई। तो 88 कुल मिलाकर 93 में से क्या कुछ तस्वीर बदल रही है, या विधानसभा और लोकसभा में जो फर्क 2019 का था उसमें कुछ खास बदलाव अभी भी नहीं देखा जा रहा? जी संदीप जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है, और इसी के ऊपर तमाम 24 पूरा जो पहले शुरुआती में आपने जो 4 राज्यों का जिक्र किया, महाराष्ट्र का, बिहार का, कर्नाटक का और बंगाल का, और अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। पिछली बार जरूर 2019 में ऐसा हुआ था कि 18 में 6 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीती, लेकिन लोकसभा में उसका प्रदर्शन बिल्कुल करीब 0 के समान रहा था और अधिकांश सीटें भाजपा को मिल गई। लेकिन हर चुनाव जो है अलग होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं। देखिए, हम स्टैटिस्टिकली इस चीज को एक किसी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते, हम एक डिबेट में जरूर कह सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी का देखिए, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव में, पिछले 2 चुनाव में, चाहे वो 14 हो या 19 हो, उनकी जो लोकप्रियता थी वो हमेशा 57%, 58%, 52%, 63% रही। लेकिन भाजपा को वोट कितने मिले? भाजपा को वोट मिले 31% और 30%। कांग्रेस को 19% वोट मिले, लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, राहुल गांधी, वो 7, 8, 9% के ऊपर ही उनकी लोकप्रियता रही। तो ये तमाम चीजें कहने के लिए, सुनने के लिए जरूर अच्छी लगती है। जब चुनाव होता है तो उसमें यह नहीं होता कि पिछली बार कोई 3 लाख से जीता तो अब की वो 2 लाख से जीतेगा, उसकी जमानत भी जब्त हो सकती है। ऐसे अनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जहां हारा हुआ आदमी जो है वो जीत जाता है और जीता हुआ आदमी हार जाता है। मेरा तो सवाल कुछ रशीद भाई बड़ा सीधा था। तीनों राज्यों के आप एक्सपर्ट हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। विधानसभा को लेकर जनता का मानस और लोकसभा को लेकर उसकी सोच, जो फर्क हमें पिछले 9 सालों में दिखा, वो फर्क बरकरार है या उसमें बदलाव आ गया? जी, उसमें बदलाव आ रहा है, और अभी सर्वे भी दिखा रहे हैं 4-4, 5-5 सीटें जो हैं वो दिखा रहे हैं कि वो विपक्ष को जा सकती है। अगर वो 4-5 सीटें भी गई तो 3 राज्यों में उसका 14-15 सीटों का नुकसान माना जाएगा, और ये 15 सीटें लोकसभा के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जैसा विजय कह रहे थे कि ये जो प्री पोल अलायंस है, ये प्री पोल अलायंस का इसका महत्व होता है। फ्रेंड सीटर्स आते हैं तो 14-15 सीटें इस क्लस्टर से, जो आप 65 सीटें बता रहे थे, 65 में से 63 अगर भाजपा के पास में और घट के वो 45 हो जाती हैं, 40 हो जाती हैं। इसी तरीके से जो आपने पहले 4 राज्यों के समीकरण दिए थे, और जो उसमें आपने बताया था कि 124 सीटें भाजपा के पास है और वो घट के 75 हो जाती है, तो मुझे लगता है कि केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक परिस्थिति में ही फर्क होगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हर टीवी डिबेट में कहता हूं कि भाजपा जो है इस समय की स्थिति में 220-225 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। यशवंत का कहना है 287 पर है अभी उनका मूड ऑफ द नेशन, जो उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के लिए किया। बीजेपी 287, एनडीए कुल मिलाकर 306। लेकिन संजय, हम जो 4 राज्यों की बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल का तो थोड़ा जिक्र कर दिया यशवंत ने, पर बिहार और महाराष्ट्र की बात करें, और दरअसल ये जो गठबंधन धर्म निभाते अब एनडीए और इंडिया वाले दिख रहे हैं, सबसे बड़ा खेल वो बिहार और महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में तो मतलब एनसीपी भी 2 हैं, शिवसेना भी 2 हैं। तो बिहार और महाराष्ट्र 88 सीटें, ये क्या कहती हैं? इनमें से 42 जमा 39, 81 सीटें 88 में से एनडीए के खाते में गई थी। गठबंधन क्या कह रहा है इन 2 राज्यों में? दोनों गठबंधन की बात कर रहा हूं। संदीप देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुझे तो लगता है कि वहाँ का मतदाता बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन किसके साथ है, कौन असली एनसीपी है, कौन
उसका टूटा हुआ टुकड़ा है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में किसको वो रियली माने कि भाई बाला साहब ठाकरे की लिगेसी है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में तो बहुत कन्फ्यूज़न है। और इस वक्त महाराष्ट्र का कुछ आकलन करना कम से कम मैं तो मुनासिब नहीं समझता हूँ कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि अभी वहाँ बहुत उलटफेर होने वाला है। बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है, गठबंधन प्लेस में है। महाराष्ट्र का बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल गठबंधन वहाँ अपने जगह पर स्थिर दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और उसमें तमाम एक दो छोटी मोटी और पार्टियां शामिल होंगी और एनडीए को नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा 2019 के चुनाव के तुलना में। लेकिन क्या बीजेपी को नुकसान होगा? मुझे लगता है कि शायद बीजेपी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मतलब बीजेपी एज अ पार्टी शायद बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी उनको शायद 15 या 16 सीटें आई, 17 सीटें आई थी, तो 2-3 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। 17 सीटें आई थी तो 1-2 सीटें ऊपर नीचे ही रहेगी। बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, के आंकड़े लेकिन में एनडीए को नुकसान तो निश्चित मैं रूप एक से है। छोटा सा डिपेंड कर लेता हूं यशवंत, जो आपका मूड ऑफ द नेशन है, बीजेपी के खाते में 16 सीटों का ही नुकसान हो रहा है, 303 से 287। एनडीए की संख्या कम हो रही है। देखिए, एनडीए की संख्या कम हो रही है और हमारे एमओटीएन वाले जो अभी आकलन है उसमें 16 ही सीटें हमने प्रोजेक्शन में भी दी हैं एनडीए को टोटल। 24 सीटों का हमने विपक्षी गठबंधन को हमने उसमें प्रोजेक्शन दिया है। लेकिन संजय भाई जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। होता क्या है कि हम एनडीए के नुकसान को बीजेपी पार्टी का नुकसान मान लेते हैं कई बार, जो कि नहीं हो रहा है। जैसे जो बात वो कह रहे हैं वो बिहार के नुकसान लिए कांग्रेस कर पाती है या नहीं, वहां पे वहां अटका है 2024 जैसे संजय भाई का ने अभी जिक्र किया बिहार का, सेम वही चीज महाराष्ट्र में भी लागू होती है कि महाराष्ट्र में कुल जमा बीजेपी की स्वयं की सीटें कितनी हैं और खुद उनकी जो स्वयं की सीटें हैं उसमें कितनी कमी आएगी। 23 थी। 23 थी। तो उसमें क्या 23 से घट के वो 10 हो रहे हैं या 23 से घट के वो 20 या 18 या 19 हो रहे हैं? लेकिन पर संदीप इसमें भाई, एक मिनट, एक चीज छोटी सी यशवंत जी से बिहार वाले भी समझना चाहता हूँ, जो जेडीयू का फिगर है वो कहाँ जा रहा है? क्या जेडीयू अपने को सस्टेन कर रहा है क्या? देखिए, वही मैं इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं कि अभी तक मैंने बोला कि एरिथमेटिक में अपनी जगह दिखाता हूं। एरिथमेटिक में अगर इंडिया अलायंस को वहां पर 24 सीट का हमारा आकलन आ रहा है आज की तारीख में, तो हम दिखा रहे हैं। लेकिन हम हर जगह पे, जैसे हम बीजेपी की प्रॉब्लम बता रहे हैं, हम इंडिया अलायंस की भी प्रॉब्लम बता रहे हैं। अभी वहां की बिहार की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं आपको क्या है। बिहार की प्रॉब्लम यह है कि मुख्यमंत्री की छवि या उनकी अप्रूवल रेटिंग इस समय दिनों दिन रसातल की ओर जा रही है, दिनों दिन। अब आप पूछेंगे कि ये विरोधाभासी है, अगर मुख्यमंत्री की छवि जा रही है तो ये इंडिया अलायंस कैसे जीत रहा है? उसका कारण यह है उनकी छवि रसातल में जा रही है, लेकिन तेजस्वी की छवि दिनों दिन चमक रही है। इस समय तेजस्वी वहां पर नंबर अपने आप में अपने आप को कहीं बैलेंस आउट कर रहे हैं। पर जो हम 4 राज्यों की बात कर रहे थे, बिहार और महाराष्ट्र की बात की संजय, पर मैं अब इसमें पश्चिम बंगाल और कर्नाटक भी जोड़ दूं। इन 158 सीटों में 124 पर एनडीए की जीत। खेल यहां अटकेगा, इंडिया कितना मजबूत गठबंधन बना पाता है, परस्पर विरोधाभास जो है उनको सुलट पाता है या नहीं, यहां पर भी अटका है क्या 2024 का नतीजा? संदीप, देखिए, यशवंत देशमुख का ये जो नया सर्वे है उसमें बंगाल पे मुझे कुछ बात कहनी थी। ये कि देखिए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, वो समझा रहे थे दर्शकों को कि कैसे परस्पर विरोधाभास है पार्टियों के बीच में। सीटों में उस परस्पर विरोधाभास को उन्होंने आकलन कर लिया, लेकिन वोट को जोड़ दिया। अब उन्होंने स्वयं बताया कि बीजेपी बंगाल की अगर बात करें तो उसमें 57% वोट है, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी है। आप वोट में उसको अकाउंट कर लेते हैं एक साथ, सीटों में उसको अकाउंट नहीं करते, सीटें बहुत अलग हो रही हैं। तो ये जो आप वोट शेयर और सीट दिखा रहे हैं बहुत भ्रमित करने वाला है दर्शकों को। नहीं, मैं एग्री करता हूं संजय भाई, नहीं, आप जो कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि वो 40 और 42 का भ्रम जो हो रहा है वो इस कारण से, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि भाई अंत में जोड़ा तो वो इंडिया के ही खाते में, इंडिया अलायंस के ही खाते में जाएगा। नहीं, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था मैं उसका विश्लेषण करवाना चाहूंगा आपसे संजय। ठीक,
सॉरी एक बार संदीप आप अगर फिर से बोल मैं दें, ये क्योंकि कह रहा हूं मेरी नजर जो उस पे चार टिकी हुई थी उस बात चार पे। राज्यों में 158 में से 124 जो एनडीए जीत गया, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये कितने अहम साबित होने वाले हैं। और यहां पर क्या तस्वीर, जैसे आपने कहा महाराष्ट्र में तो साफ नहीं है, कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस के साथ नहीं है, इस बार ये साफ हो गया। उसका कांग्रेस के साथ जाना पिछली बार बीजेपी को फायदा दे गया था। तो कैसे रीड करते हैं आप इसे? देखिए संदीप, कई महीनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि 2024 के चुनाव में 4 राज्य महत्वपूर्ण होंगे और उसमें बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है और बंगाल की चर्चा हो रही है। हम कर्नाटक का उदाहरण ले रहे हैं कि पिछली बार जब कांग्रेस के साथ जेडीएस गया तो आप कह सकते हैं काउंटर पोलराइजेशन हुआ, कारण जो भी रहा हो, या काउंटर पोलराइजेशन ना हुआ, लेकिन बीजेपी की वोट बहुत बढ़ गया। अब सवाल है कि और कोई रास्ता नहीं है कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास और कोई रास्ता नहीं है। जेडीएस को उनके साथ अपने लेना पड़ेगा। अगर आप जेडीएस को किनारे छोड़ते हैं, 3 सिनेरियो हो सकता है। जेडीएस बीजेपी के साथ जा सकता है, उस स्थिति में इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। जेडीएस कांग्रेस के साथ आएगा और इसी में इंडिया गठबंधन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं गेंस का। और तीसरा सिनेरियो है 3 अलग-अलग एक नहीं, तरह से पिछली 3 बार contest को जेडीएस कांग्रेस इंडिया के साथ गठबंधन थी, एक फायदा तरफ, दरअसल बीजेपी को हो गया। देखिए इसकी अगर इस बार भी जेडीएस कांग्रेस के साथ आ जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि इंडिया गठबंधन का वोट बीजेपी के गठबंधन से ज्यादा हो जाएगा। और जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसका सीधा सीधा संबंध नहीं। आप ये कह रहे हैं जेडीएस उनके साथ गया और फायदा बीजेपी को हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उनके जाने से फायदा हो गया। हो सकता है नहीं भी जाते तो भी बीजेपी को तो ये बहुत सारे पेच है, पर इन पेचों में ये तो कागजी आंकड़े हो गए। और मैंने आपको आखिर के लिए, सबसे बड़े धुरंधर को अपने पैनल पर आखिर के लिए इसलिए बचाकर रखा कि जमीन पर जो मुद्दे हैं, देखिए आंकड़े तो चलते रहते हैं, एक मुद्दा भी चुनाव पलट देता है। अब महंगाई और बेरोजगारी की गूंज सुनाई दे रही है जमीन पर। ये थाली पर सजे हुए मुद्दे हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी परेशानी का सबब बन सकती है बीजेपी के लिए, या प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी तरफ जो रेटिंग्स हैं और डायरेक्ट फाइट की बात हो कि भाई चेहरा कौन, तो उनका अप्रूवल राहुल गांधी के मुकाबले तो 3 गुना है। ये कैसे आप जमीन पर उतरता देखते हैं रामकृपाल से? अब तक की बहस का अगर निष्कर्ष मैं कहूं तो आपने सवाल भी उठाया और इस सवाल का जवाब आपने शुरू में ही दे दिया। उसके आगे सिर्फ उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपने पूरा। देखिए, मैंने भी 2012 के गुजरात चुनाव से लगातार कहीं न कहीं टीवी पे रहा हूँ और हर बार मैंने देखा है कि जो आंकड़े जिस तरह से आते हैं, ऑब्वियस है यशवंत देशमुख जी ने जो किया है वो भी मैंने पूरा देखा है और सही है आज की तरह। अगर उनका ही एक सर्वे को अगर हम आज की तारीख मान लें तो देखिए कि इतने सब कुछ होने के बावजूद, यानी आप जैसे मार्केट होता है ना कि फ्यूचर की घटनाओं को डिस्काउंट कर लेता है, यानी इंडिया अभी इंडिया अलायंस बना नहीं है, जाहिर सी बात है पब्लिक उसको डिस्काउंट कर रही है कि मान लीजिए बन गया, उसके बावजूद बीजेपी 300 फिगर के आसपास पहुंच रही है। एक बात कह रहा हूँ, वर्ष से वर्ष कंडीशन में जो राशिद भाई ने कहा कि बीजेपी 220 की तरफ, मुझे याद है कि 2019 में बीजेपी को 150 सीट के ऊपर हमारे तमाम बहस वाले नहीं जा रहे थे और 2014 में तो बहुत बड़े जो बीजेपी के समर्थक भी थे वो दबी जबान से कह रहे थे कि 200 के आसपास पहुंच जाए। 160 क्लब नहीं, वो उस मैं पर बता रहा चर्चाएं हूं, बहुत होती थी, लेकिन हुआ क्या? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो आपने पूछा है, देखिए जमीनी सच्चाई बता रहा हूं मैं। 1985 का इलेक्शन राजीव गांधी वाला, मैं उस समय लखनऊ नवभारत टाइम्स में था और बलिया चंद्रशेखर की बहुत बड़ी यात्रा हुई थी, वही शायद उससे बड़ी यात्रा किसी की होगी नहीं जो चंद्रशेखर ने की थी, और वह यात्रा समाप्त ही हुई थी, उसी के बाद ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है। हमारी टीम गई थी बलिया भी, वहाँ से जितने रिपोर्ट ताज आए, हमारे शैलेश जी थे और टाइम्स ऑफ इंडिया से दिलीप अवस्थी थे, सारे रिपोर्ट ताज में यह था
कि चंद्रशेखर तो लाख जाएंगे सातों पहाड़। तो उस समय नहीं, पर उसमें नहीं, अब 2024 की लड़ाई पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2013 में जो मुद्दे थे वो मुद्दे फिर से मुख्य धारा में सेंटर स्टेज पर आ रहे हैं, लेकिन क्या मोदी उन्हें काट पा रहे हैं? यही मुद्दे थे, यही नारे थे। देखिए संदीप जी, एक मैं बात बताऊं आपको, हम लोग जितना भी यशवंत भाई ने कहा या विजय ने कहा, आपने कहा, एक मैं सीधी जो पैटर्न में देख रहा हूं 2014 से क्या लेकिन 12 से ही, वो पैटर्न ये है कि मंडल जब आया था 20 साल 25 साल पहले, जितना भी रहा हो, कितना वीपी सिंह ने तो समझिए कि करीब 25-30 साल हो गए। मंडल उस समय आया था तो एक दही के रूप में, दही है, अच्छा है, सब लोग। 20 सालों में जो सोशल, जमीनी पर जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसने उसको मथ दिया, और मथने से यह हुआ कि क्रीम अलग हो गई, मट्ठा अलग हो गया, और वो मट्ठा चला गया बीजेपी के पास। और वो मट्ठा 2014 में भी था इंटैक्ट, 17 में भी था, 19 में भी था, 20 में भी था, और मैंने सॉरी 22, और अभी भी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ 22 के चुनाव में। तो जब 22 में लोग ये सवाल कर रहे थे, मैं डिबेट में था जब रिजल्ट नहीं आए थे, तो मैंने कहा कि भाई जो 14 में साथ दिया, 17 में साथ दिया, 19 में साथ दिया, वो 3 साल में क्यों अलग हो गया है? ऐसा कौन सा बम मोदी ने गिरा दिया है या योगी ने गिरा दिया है? मुझे कोई ये एनालिसिस करके बताए कि वो जो 38% का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है और कामरूप से कच्छ तक है, तो और उसमें ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे कि जो बाजार लगता है, जब शाम को सब्जी नहीं बिक पाती तो लोग फेंक देते हैं, उसमें आधा किलो धनिया होगा, 5 किलो टमाटर होगा। यानी वे लोग 1%, 1.5%, 2% की कास्ट हैं, जिनको कभी भी सो कॉल्ड हम लोग एनालिसिस करने वाले गिनते नहीं हैं, वो जाकर के 38% हो जाते हैं। हम लोग किसको करते हैं? श्रमण 17%, माइनॉरिटी 17%, और हम बड़े हेड्स में नहीं, दलित 17%, यानी एक सेब को काट दीजिए तो 3 फांक ये हो गया, और जो बचा है आधा, वो पिछड़ा है। अब उस पिछड़े में से सबसे ज़्यादा काउंट होता है 10% यादव है, तो भाई 10% को निकाल भी दो तो भी 35% है, और वो 35% कंटिन्यूअसली बीजेपी के आपने साथ बहुत है। अच्छा वो एक्सप्लेन किया कि दही का एक हो गया मट्ठा और एक हो गया मक्खन। पर जो ये जातीय जनगणना के मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है अलग अलग जगह राज्यों में, वो गिनती भी शुरू, और जो एक लाभार्थी जाति प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई, पर उस लाभार्थी जाति में सेंधमारी जो अब विपक्ष की तरफ से हो रही है। प्रधानमंत्री 16 जुलाई से पिछले साल कह रहे हैं ये रेवड़ियां अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देंगी, पर रोज के अखबार भरे पड़े हैं फ्रंट पेज पर, वो राजस्थान हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, सब राज्य दुनिया भर की रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो क्या जिस ओर अभी रामकृपाल सिंह ने कहा, वो वोट बैंक पर कुछ खतरा महसूस कर रही है बीजेपी, या बहुत मुतमईन है? एक लाइन में कह दूं, अभी मैंने आपके हेडलाइन में सुना, राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर था ना, शिवराज सिंह ने कह दिया 450 का। देखिए, वो मट्ठे पे जो नजर है विपक्ष की, जहां तेरी ये नजर है वो मेरी जहां मुझे खबर है वाले अंदाज में, इधर भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी थ्रेट को एक्नॉलेज करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि शायद वो विपक्ष के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम का सबब है, क्योंकि ये उस तरीके की लीडरशिप या वो बंदा नहीं है जो एक्नॉलेज कर दिया और छोड़ दिया। हमने या बाकी वरिष्ठ लोगों ने तो बहुत लंबी जर्नी उनकी देखी है, हमने आपने कम ही देखी है, लेकिन जिन्होंने भी फॉलो किया है वो एज एन इंडिविजुअल जो भी उनका पर्सनालिटी ट्रेट है, वो हैमर डाउन करने वाला पर्सनालिटी ट्रेट है। दे आर टेकिंग टू द लॉजिकल एंड कि अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो जब तक उसको कुरेद के पर विधानसभा चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा है। आधे विधानसभा चुनाव हारी है बीजेपी। बड़ी विचित्र स्थिति है। बिल्कुल, मैं असल में छत्तीसगढ़ के आंकड़े हम अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े वो हैं जिसमें कि एबीपी सी वोटर ने कांग्रेस की स्वीप की भविष्यवाणी की है उसमें, और उसमें हम देख रहे हैं 70% तक, अगर बाइपोलर में हम पूछते हैं
जबकि छत्तीसगढ़ बाइपोलर ही हो रखा है ना, कांग्रेस और वो स्टेट वैसे स्टेट बाय स्टेट। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसको, अच्छा, इस मट्ठे वाली इश्यू को मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री ने एक्नॉलेज कर लिया। एक्नॉलेज Acknowledge कर नहीं लिया। एक किया छोटा है, सा मैं एक मिनट सर, विजय भाई, ऑर्गेनाइजर का संपादकीय 23 मई का कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के सारे ही काम नहीं चलेगा, ये आरएसएस एक रणनीति के तहत ऐसा बोल रही है या खतरे की घंटी भी बजा रही है? देखिए, रोगी वही ठीक होता है जिसका आपको मर्ज समझ में आ जाए। तो जैसे यशवंत भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री भी उसको समझते हैं और आरएसएस भी समझता है, और वो वार्निंग अपने लिए भी होती है, उनके लिए, खुद के लिए भी। लेकिन जो बात आप बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि 2013 में भी यही मुद्दे थे, महंगाई था, बेरोजगारी था और ये सब था। 2013 और 2023 में फ़र्क यह है कि मनमोहन सिंह के पास 71% छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर, जहां पर आप सरकार कांग्रेस की बनाते हैं, वहां 71% सपोर्ट नरेंद्र मोदी को है, लेकिन मनमोहन सिंह के पास नहीं था। तो वो 71% वोट आपकी 30% बेरोजगारी को, आपकी 26% महंगाई को, आपकी 10% कमाई को सब्सिडेट करता है, मतलब उसको बैलेंस कर देता है। उसमें नरेंद्र मोदी उससे आगे निकल रहा है, वो करे ये तो सब इन छोड़ो, मैं मुद्दों इसको पर देखता या हूं। एंटी इनकम्बेंसी है भी, तो नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल उस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। इसमें पर एक चीज और राजनीति जोड़ूं है। संदीप, जी, एक छोटी 15 सी, सेकंड में हाँ, please। एक छोटी सी बात कि यशवंत जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है। तो अगर नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है तो इंडिया के आज के तो अनऑफिशियल लीडर नीतीश कुमार हैं, तो उसको किस तरह से वो समझ में आती है बात की जिसका नहीं, लीडर अभी ही उसका फेल हो रहा जवाब हो। हम नहीं ले पाएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश तो हो रही है, समीकरण क्या बन रहे हैं उस पर तो हमने चर्चा की। हमारे दर्शक क्या राय दे रहे हैं? विकास साहू हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाना होगा, यानी कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, विपक्ष जैसे बीजेपी ने उठाया था 2013 में वैसे नहीं उठा पा रहा है, और पूरा विपक्ष एक सिंबल में चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी को हरा सकता है। आरएस पटवा ऐसा कह रहे हैं, पर कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, इसका भी इंतजार करना होगा। आज इतना ही, नमस्कार।